हेलो दोस्तों, मेरा नाम वासुदेव है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने असफल जिंदगी के बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मेरी उम्र 25 साल है और आप ये समझ सकते हैं कि मैं एक फेलियर इंसान हूं। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका हूं और अभी अपने पिताजी के साथ खेतों में छोटे मोटे काम किया करता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं और आगे पढ़ना नहीं चाहता था, बल्कि मैंने तो सपने सजा रखे थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मेरे घर के हालात और मजबूरियों के सामने मेरे सपने चूर चूर हो गए। जब आपके घर की परिस्थिति बुरी हो, आपको एक एक दो हजार रुपए के लिए भी कर्ज लेने पड़े, तो आप कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं 12th की पढ़ाई खत्म करते ही जॉब की तलाश करने लगा था। मैं अपने ही गांव के एक छोटे से ग्रोसरी शॉप पे पूरे 3 महीने तक काम किया था, लेकिन वहां मेरे काम के बदले मुझे बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। इतने कम कि उससे मेरा घर भी सही से चल नहीं पा रहा था, जिस कारण मैं उस ग्रोसरी शॉप पे काम छोड़ शहर में काम करने चला गया। शहर में भी मैं कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में पूरे 2 महीने तक काम किया था। उसके बाद उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि मेरे पुराने वर्कर आ चुके हैं, जो पहले से ही इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब तुम तो हो एक नया कारीगर, तुम उससे अच्छा काम थोड़ी ना कर पाओगे। वो इस फैक्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं और तुम इस काम में भी नए हो। देखो, मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पे नहीं रख सकता, तुम कोई और काम ढूंढ लो। उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे यह कहकर निकाल दिया था और अब मैं शहर में काम नहीं करना चाहता था। मैं अपने घर वापस आ गया और अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने लगा। लेकिन मेरी बुरी किस्मत तो देखो। एक कहावत है ना कि कुछ लोग मिट्टी को भी छूकर उसे सोना में बदल देते हैं, और एक मैं हूं जिसके छूने से शायद सोना भी मिट्टी में बदल जाए। क्योंकि मेरे फसलों में इतने कीड़े लग गए हैं कि मेरे पूरे के पूरे फसल बर्बाद होने को हैं। मेरे पिताजी वो मेरे कहने पे ही पैसे कर्ज लेकर खेतों में फसल लगाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। मैं कीड़ों को मारने के लिए हर एक प्रयास कर रहा हूं, फसलों में छिड़काव कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कीड़े मरते ही कुछ दिन बाद फिर से फसलों में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। मैं यहाँ अपने खेतों में कीड़ों को मारने के लिए हर एक प्रयास करके देख चुका हूँ, तरह तरह की दवाइयां डालकर देख चुका हूँ, लेकिन ये कीड़े मरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही जब मैं एक दिन शाम के वक्त खेतों में छिड़काव करने के लिए गया हुआ था, फसलों में छिड़काव करते करते सूरज का पहाड़ों की आगोश में समा गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आसमान में अंधेरा धीरे धीरे कर अपना पैर पसारती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपना खेतों का काम निपटाया, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। मेरा घर यहाँ खेत से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। मतलब मेरा ये खेत मेरे गांव के बाहर इस बड़े से पहाड़ से लगकर है। और मेरे पिताजी वो मुझे बार बार मना किया करते हैं रात के वक्त यहाँ खेतों में रुकने से, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का तो खतरा है ही। इसी के साथ यहाँ खेतों में रात के वक्त काली शक्तियां घुमा करती है, बुरी शक्तियों का निवास होता है। ऐसा सिर्फ मेरे पिताजी का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों का मानना है। और यह अफवाह पूरे गांव वालों के दिमाग में सच्चाई के रूप में तब से बैठी है जब मेरे दादाजी की मौत हुई थी। मेरे दादाजी हमें तब छोड़कर चले गए थे जब मेरी उम्र लगभग 12 साल के करीब रही होगी। मेरे दादाजी यहाँ खेतों के बीच बने हुए फार्म हाउस में रहा करते थे। मैं नहीं जानता कि वो फार्म हाउस में ही क्यों रहा करते थे। ऐसा भी नहीं था कि हमारे घर में रहने की जगह नहीं थी, बल्कि मेरे दादाजी ने तो हमारे लिए काफी आलीशान घर बनवा रखा था। इतना आलीशान घर अभी भी यहाँ पूरे गांव में किसी का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दादाजी फार्म हाउस में ही रहना पसंद करते थे। उस फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और अभी भी है। वो पेड़ इतना घना है कि दिन के वक्त भी जैसे उस पेड़ के पास अंधेरा सा छाए रहता है।
उस पेड़ की बेलें जो जमीन तक पहुंची हुई है, वो मोटे मोटे लंबी बेलें उस पेड़ में इतने ज्यादा है कि उस पेड़ को दूर से ही देखकर हमें डर लगता है। और गांव वालों का कहना है कि उस पेड़ पे कई सारे चुड़ैलें रहा करती है। कईयों ने तो ये तक दावा किया है कि मैंने उस पेड़ पे चुड़ैलों को किसी छिपकली की तरह रेंगते हुए देखा है। और यहाँ मेरे पिताजी से लेकर पूरे गांव वाले ये माना करते हैं कि उन चुड़ैलों ने ही मेरे दादाजी की जान ली है, क्योंकि मेरे दादाजी कभी कभी रात के वक्त उस बरगद के पेड़ के पास जाया करते थे और मेरे दादाजी की लाश भी उसी बरगद के पेड़ के पास मिली थी। ऐसा पूरे गांव वालों का मानना है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी को किसी जंगली जानवर ने मारा होगा और ये गांव वाले चुड़ैलों का अफवाह फैला रहे हैं। खैर, अभी मेरा वो फार्म हाउस पूरी तरह से बंद है। वो फार्म हाउस मेरे इस खेत से काफी दूरी पर है और उस तरफ अभी कोई नहीं जाता। वहां मेरे खेत से लगकर और भी कई किसानों के खेत हैं, पर वो भी वहां जाने से डरा करते हैं, क्योंकि वहां वो बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसपे चुड़ैलों का वास है। खैर, मैं यहाँ खेतों में छिड़काव का काम करते हुए उसी बरगद के पेड़ की ओर देखे जा रहा था। कुछ ही देर में मेरे छिड़काव का काम पूरा हो गया और यहाँ अंधेरा भी लगभग छा चुका था। मैं भागता हुआ खेत से बाहर आया और अपने कदम तेजी से अपने घर की ओर बढ़ाने लगा। वहां पहाड़ों के पास से कई सारे भेड़ियों की रोने की आवाज साफ साफ मेरे कानों पे पड़ रही थी, जो मेरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। मैं अपने कदम तेजी से घर की ओर बढ़ाता गया और कुछ ही देर में घर पहुंचा। तब पिताजी मुझे डांट लगाते हुए कहने लगे थे, इतनी देर खेतों में रुकने की क्या जरूरत थी, काम तो कल भी हो सकता था ना। मैं चुपचाप अपने पिताजी के पास खड़ा था। फिर मैं हाथ मुंह धोया, खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सोते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर खेतों में काम करने के साथ साथ कोई छोटी मोटी जॉब भी कर लूं तो अच्छा होगा, 2 पैसे आते रहेंगे। कल उसी ग्रोसरी शॉप पे जाऊंगा जहां मैं पहले काम किया करता था, कुछ पैसे तो आएंगे ना। यही सोचते हुए मैं सो गया और मेरी नींद खुली सुबह के वक्त। मैं खाना खाया और दिन के लगभग 9 बजे के करीब मैं उसी ग्रोसरी शॉप पे पहुंच गया। वहां के ओनर से बात करने लगा तो उनका कहना था, यार मैंने तो दूसरा लड़का रख लिया है, अगर तुम कुछ दिन पहले मुझसे आकर मिले होते तो मैं तुम्हें यहाँ काम पर रख लेता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी बातें सुन मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। मैं चलता हुआ अपने घर पहुंचा और शाम के वक्त फिर से अपने खेतों में कुछ जरूरी काम को करने के लिए चला गया। मैं खेतों में पहुंचकर काम करने लगा और आज फिर से मुझे यहाँ काम करते करते सूरज डूब चुका था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाना शुरू हो गया और मैं जल्दबाजी में खेत से बाहर निकला, क्योंकि अब मैं यहाँ खेतों में रुकना नहीं चाहता था। अगर थोड़ा और देर करता तो पिताजी फिर से मुझ पर गुस्सा करते। मैं खेतों से बाहर निकला और अभी अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पे मुड़ा ही था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाया। यह आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति का था जो मेरे नाम को लेकर पुकारा था और मैं वहीं रास्ते पे खड़ा पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे वहां पहाड़ की ओर से चलता हुआ कोई व्यक्ति मेरी ओर बढ़े आ रहा था। वो काफी जल्दबाजी में लग रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ मेरी ओर बढ़े आ रहा था और मैं वहीं रास्ते पे खड़ा सोचने लगा, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? यकीनन ये भी गांव का ही आदमी होगा जो मेरी ही तरह यहाँ खेतों में काम करने के लिए आया होगा और अभी अंधेरा छाने पे अपने घर वापस जा रहा होगा। अच्छा है, इसे भी आने देता हूं, उसके बाद हम दोनों बातें करते हुए साथ साथ अपने अपने घर जाएंगे। मैं यही सोचकर वहां रास्ते पे खड़ा रहा। कुछ ही देर में जब वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे काफी नजदीक आया था तब मैंने देखा ये गांव का व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसके वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कि ये कोई तांत्रिक है और मैंने आज से पहले से कभी नहीं देखा था। इसने अपने पूरे शरीर में भस्म को रगड़ा हुआ था। इसी के साथ इसके गले में कई सारे रुद्र की मालाएं थी। इसके बाल काफी जटिलेदार थे। देखकर ही पता चल रहा था कि इसने जैसे कई महीनों से नहाया तक ना हो। मैं उस तांत्रिक की ओर देखता हुआ ये सोच रहा था कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता है कि तभी वो तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे, बेटा देखो,
मैं तुमसे ही बात करने के लिए इतनी तेजी से तुम्हारी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें काम की जरूरत है, इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखो, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो यकीन मानो मैं तुम्हें उसके बदले एक ऐसा नायाब तोहफा दूंगा जिससे तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इसी के साथ तुम्हारा शोहरत भी बढ़ेगा। वो बाबा मुझे से ऐसा कह रहे थे और मैं भी उस बाबा से कहने लगा, क्या काम है बाबा बताइए। तो उनका कहना था, देखो, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ शमशान में चलना होगा। मैं तुम्हें वही बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मैं यहीं इसी पहाड़ी से लगकर एक शमशान में रहता हूँ और तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं सोचने लगा, क्या करूं, इस बाबा के साथ जाऊं या नहीं। अगर मैं रात के वक्त अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्या करूं, जाऊं या नहीं। चलता हूं, क्योंकि मैंने कई फिल्मों में देखा है, ऐसे तो तांत्रिक बाबा किसी व्यक्ति से मिलते हैं और फिर उनसे कोई छोटा मोटा काम करवाते हैं और उसके बदले उस व्यक्ति को कोई नायाब तोहफा देते हैं। हो सकता है ये भी मुझे कोई तिजोरी दे दे जिसके अंदर पैसे ही पैसे हो, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा मुझसे बोले हैं ना कि मैं तुम्हें इस काम के बदले एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं यही सोचते हुए उस तांत्रिक बाबा से कहने लगा, ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जेब से फोन निकाला और पिताजी को कॉल लगा दिया। मैं पिताजी से कहने लगा, वो पिताजी, आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया हूँ। इसके यहाँ बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए मैं इसके यहाँ आ गया हूँ। आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। पिताजी भी कहने लगे थे, लेकिन बताकर जाना था ना, जाना था तो बताकर जाते। मैं भी उनसे कह दिया, पिताजी, मेरा ये दोस्त रास्ते में मिल गया था, इस कारण मैं आपको बता नहीं पाया। माफी चाहता हूँ, मैं आपको भी कॉल करके बता रहा हूँ। पिताजी भी मान गए थे। वो भी कहने लगे थे, ठीक है, कल सुबह होते ही घर चले आना। मैं भी उनसे कह दिया, ठीक है। मैं इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और फिर उस तांत्रिक बाबा से कहने लगा, बाबा, मैं आपके साथ शमशान में चलने के लिए तैयार हूं, कहाँ रहते हैं आप। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ठीक है, फिर आओ मेरे पीछे पीछे। वो इतना बोलकर उस पहाड़ की ओर बढ़ चले थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो तांत्रिक बाबा अंधेरे में उस पगडंडी वाले रास्ते पे पहाड़ की ओर बढ़े जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया। मुझे डर लग रहा था कि हाँ, कहीं रास्ते पे कोई सांप या फिर कोई बिच्छू हुआ तो वो हमें काट ना ले। मैं उस तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे चलता गया। वो तांत्रिक बाबा लगभग 20 मिनट बाद उस पहाड़ी से लगकर एक शमशान में पहुंच आए थे और तब मैंने देखा उस शमशान से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा तालाब था और उसी तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे आग जल रही थी। वो तांत्रिक बाबा भी उसी जलती हुई आग की ओर बढ़े जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचा जहां वो आग जल रही थी और तब मैंने देखा ये जलती हुई आग असल में एक हवन कुंड था। वहां जमीन पे लाल और सफेद रंग के पाउडर से जैसे रंगोली सा बनाया गया था। इसी के साथ उस हवन कुंड के आसपास 4 इंसानी खोपड़ियों को रखा गया था और तब वो तांत्रिक बाबा उस पेड़ के नीचे बैठते हुए कहने लगे, बेटा देखो, मैं यहाँ पे एक खास तरह का साधना कर रहा हूँ और इस साधना को पूरी करने के लिए एक सामग्री की जरूरत है और वही तुम्हें लाना है। देखो, मैं वो सामग्री नहीं ला सकता, कोई अच्छा इंसान ही उस सामग्री को ला सकता है और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तब मैं भी उस बाबा से कहने लगा, कौन सा सामग्री है बताइए, मैं भी लेकर आता हूँ। मार्केट से ही लेकर आना है ना, कहाँ से लाना है बताइए। तब वो तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, अरे नहीं नहीं, वो सामग्री तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जल है, खास तरह का जल है जो तुम्हें एक खास तरह के झरने से लेकर आना है। मैं उस झरने के आसपास नहीं जा सकता, इसलिए मैं उस झरने से बहते हुए पानी को भी नहीं ला सकता और तुम्हें उस झरने के पास जाना है और वहां से उस जल को लेकर आना है। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उस बाबा से कहने लगा, क्या मुझे झरने के पास जाना है और वहां से पानी लेकर आना है, लेकिन वो झरना है कहां पर, कितनी दूरी पर है। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे थे, देखो, तुम्हें पहले तो इस पहाड़ को पार करना होगा, इसके बाद एक पहाड़ और आएगा, तुम्हें उस पहाड़ को भी पार करना है, उसके बाद तुम्हें सामने
एक ऐसा पहाड़ दिखेगा जिसपे सिर्फ फूल ही फूल होंगे। उस पे लाल रंग का सिर्फ फूल ही फूल होगा। देखने में ऐसा लगेगा कि उस पूरे पहाड़ पे लाल रंग के फूलों की चादर सी बिछी हुई है। और तब तुम देखना, उस पहाड़ के बीचों बीच से एक झरना बह रहा होगा। उसका पानी तुम्हें थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है और तुम्हें वहां से उस पानी को इस पीतल के लोटे में भर कर लाना है। देखो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम यकीन मानो, जो मैं तुम्हें दूंगा उसे पाकर तुम खुश हो जाओगे। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन बाबा मैं अकेला नहीं जाना चाहता। देखिए, वो जंगल है, मुझे पहाड़ों को पार करके उस झरने के पास जाना है और जंगल में जंगली जानवरों का तो खतरा होगा ही ना। हो सकता है जंगली जानवर मुझे नुकसान पहुंचाए। देखिए, मुझे सांप बिच्छू से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं नहीं जाने वाला। तब वो तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, देखो तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दूंगा जिसे पहनकर तुम अगर जंगल में जाओगे तो तुम्हें कोई भी जंगली जानवर या फिर बुरी शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन हाँ, एक खास बात, जब तुम झरने से पानी निकालोगे तब तुम्हें इस लॉकेट को जमीन पर रखकर ही उस झरने से पानी निकालना है। उस बहते हुए झरने से इस लोटे में पानी भरना है। वो तांत्रिक बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है, वो लॉकेट दीजिए। वो लॉकेट अगर मेरे गले में रहेगा तो फिर तो डर ही नहीं रहेगा। दीजिए, वो लॉकेट दीजिए। तब वो तांत्रिक बाबा अपने काले रंग के थैले से एक खास तरह की लॉकेट निकाल मुझे देते हुए कहने लगे थे, ये लो, इसे अपने गले में डालो। मैं भी उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया और तब वो तांत्रिक बाबा मुझे उस पीतल के लोटे को थमाते हुए कहने लगा, लो, इस लोटे को पकड़ो और अभी के अभी जाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें कैसे भी करके सुबह होने तक उस झरने के पानी को लाना ही होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मेरी साधना भी पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हें कैसे भी करके सुबह तक उस झरने का पानी लाना ही होगा। वो तांत्रिक बाबा मुझे लोटा थमा चुके थे और मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है, फिर चलता हूं। मैं भी उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला था। मुझे आते वक्त वो तांत्रिक बाबा एक टॉर्च दिए थे और मैं एक हाथ में टॉर्च को जलाए हुए और एक हाथ में उस पीतल के लोटे को पकड़े हुए पहाड़ी पे चढ़ रहा था। मुझे पहाड़ी चढ़ने में लगभग आधे घंटे का समय लगा और तब मैंने देखा कि इस पहाड़ के उस ओर भी कई सारे पहाड़ हैं और मुझे 2 पहाड़ों को पार करना था। एक पहाड़ तो मैं चढ़ चुका था और एक पहाड़ मुझे और पार करना था। उसके बाद मुझे एक ऐसा पहाड़ मिलता जिस पहाड़ पे सिर्फ लाल रंग के फूल ही फूल हैं और उसी पहाड़ में वो झरना बह रहा है जहां से मुझे पानी लेकर आना है। मैं इस पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो गया। मैं नीचे उतरते हुए दूसरे पहाड़ तक पहुंचाया था और अब मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना था। मैं इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया और इस पहाड़ पे चढ़ने में लगभग 40 मिनट का समय लगा। मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया था और तब मैंने देखा मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ था जिसपे सिर्फ लाल रंग के फूल ही फूल थे और ये सारे फूल देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चमक रहे हों, इनसे थोड़ी थोड़ी रोशनियां निकल रही हो। मैं उस पहाड़ से काफी दूरी पर खड़ा था। मैं तो इस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, लेकिन इतनी दूर से भी मैं साफ साफ देख पा रहा था कि उस पहाड़ पे एक भी पेड़ नहीं थे, सिर्फ लाल रंग के फूल ही फूल थे और सभी के सभी फूल चमक रहे थे। मैं अब इस पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो गया। मुझे उस पहाड़ के पास तो जाना ही था, तभी तो वो झरना मुझे मिलता जहां से मुझे पानी लाना था। मैं इस पहाड़ से नीचे उतरा और चलता हुआ उस लाल रंग के फूलों वाले पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे उस पहाड़ की ओर बढ़े जा रहा था, मुझे ये एहसास हो रहा था कि उस पहाड़ पे जितने भी फूल हैं सभी काफी ज्यादा चमकदार हैं। ये देखकर मैं बहुत हैरान था। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसे फूलों को देख रहा था जो रात के वक्त चमक रहे थे। हमारी दुनिया में ऐसे भी फूल पाए जाते हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। मैं चलता हुआ उस पहाड़ के काफी नजदीक तक पहुंचा और तब मैंने देखा वहां उस पहाड़ के बीचों बीच से सच में एक झरना बह रहा था जिसका पानी थोड़ा थोड़ा नीले रंग का चमक रहा था। यहाँ आसमान में चांद निकले हुए नहीं थे, अमावस्या की रात थी, लेकिन इसके बावजूद भी झरने का पानी चमक रहा था और मैं ये सब नजारा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि सच में ये हमारी दुनिया है या फिर मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच आया हूं, क्योंकि मैंने आज तक ना तो कभी ऐसे अद्भुत दृश्य देखे थे और ना ही मुझे कभी ऐसी जगहों के बारे में किसी के मुंह से सुनने को मिला था। मैं
अपनी जगह पे खड़ा कुछ देर तक उसी झरने की ओर देखता रहा, उसी पहाड़ की ओर देखता रहा, और फिर मैं चलता हुआ उस झरने की ओर बढ़ चला। मैं जमीन पे देख रहा था, आखिर झरना बह रहा है तो यहाँ पे नदी तो होगी ना, झरने का पानी आखिर जा कहाँ रहा होगा। लेकिन वहां मेरे आसपास कोई नदी नहीं थी। पता नहीं उस झरने का पानी कहाँ जा रहा था। ये तो मुझे उस झरने के पास पहुंचकर ही पता चलता। मैं चलता उस पहाड़ के काफी नजदीक पहुंचा, उस झरने के पास गया, और तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ झरने का पानी इस पहाड़ से नीचे तो गिर रहा था, जमीन पे गिर रहा था, लेकिन सभी के सभी पानी जमीन में समाये जा रहे थे। वहां जमीन पे कई सारे छोटे बड़े चट्टान थे, और उस पहाड़ से निकलते हुए झरने का पानी उसी चट्टान पे गिर रहा था, लेकिन सभी के सभी पानी जमीन में समाये जा रहे थे। पता नहीं ये कैसे संभव था। यहाँ की सभी चीजें मेरे समझ से परे था, और मैं सोचने लगा इन सभी चीजों का जवाब वही तांत्रिक बाबा दे सकते हैं। मुझे पहले तो इस झरने से पानी भरना है, इस पीतल के लोटे में पानी भरना है, और फिर जब मैं ये पानी लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा तब उनसे इस जगह के बारे में पूछूंगा, इस झरने के बारे में पूछूंगा। यही सोचकर मैं उस झरने के पास चला गया। मैं अपने एक हाथ में उस पीतल के लोटे को पकड़ जैसे अपना हाथ उस झरने के पास लेकर गया था, वैसे ही मुझे काफी तेज झटका लगा। मैं जमीन पे आकर गिरा था, लेकिन मैं उस लोटे को काफी कसकर पकड़ा था, जिस कारण वो पीतल का लोटा अभी भी मेरे हाथ में ही था। और तब मैं समझ गया उस तांत्रिक बाबा ने कहा था कि उस झरने से पानी भरते वक्त मुझे ये लोकेट जमीन पर रखना होगा, तभी मैं उस झरने से पानी भर पाऊंगा। अब मैं फिर से जमीन पे उठ खड़ा हुआ और अपने गले से उस लोकेट को निकाल वहीं जमीन पे रख दिया। मैं फिर से चलता हुआ उस झरने के पास गया और डरते डरते अपना हाथ उस झरने की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन इस बार मुझे कोई झटका नहीं लगा था। मेरा ये पीतल का लोटा उस झरने के पानी से भर चुका था और मैं भी खुश था। मैं वो लोटा लेकर फिर से यहाँ जमीन पे पड़ी इस लोकेट के पास आ गया और मैं ये लोकेट अपने गले में डाल शमशान की ओर बढ़ चला। मैं फिर से पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पहाड़ी को पार करके ही उस शमशान में जाना था। मैं पहाड़ी को पार कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास कोई तो है, क्योंकि आते वक्त ये पेड़ इतने ज्यादा नहीं हिल रहे थे, और मैं अब जब पहाड़ी को पार कर रहा हूं तो ये पेड़ इतने ज्यादा कैसे हिल रहे हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूं वैसे वैसे ये पेड़ भी इतने ज्यादा कैसे हिलते जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास था, जैसा उस तांत्रिक बाबा का कहना था, कि जब तक ये लोकेट तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हें कोई भी बुरी शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाते जा रहा था, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे आसपास के पेड़ काफी तेजी से हिलते जाते। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधियां चल रही हो, जिस कारण ये पेड़ हिल रहे हैं। मैं वहां पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी भी मारकर देखा कि क्या यहाँ पेड़ के ऊपर कोई बंदर या फिर कोई तेंदुआ है जो मेरे साथ साथ छलांगे मारते हुए आगे बढ़े जा रहा है, लेकिन वहां पेड़ के ऊपर कोई नहीं था। इसके बावजूद भी वो पेड़ काफी तेजी से हिल रहे थे। मैं अपने कदम तेजी से बढ़ाता हुआ पहाड़ को पार करते हुए शमशान में पहुंच आया था, और तब मुझे थोड़ा ढाढ़स मिला था, क्योंकि यहाँ पे ये तांत्रिक बाबा थे और वो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो मेरे हाथ से वो झरने की पानी से भरे हुए लोटे को ले लिए, और तब वो मुझसे कहने लगे, तुम थोड़ी देर रुको, पहले मैं अपनी साधना पूरी कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा। वो इतना बोलकर वहां उसी बड़े से पेड़ के पास जाकर बैठ गए थे। वहां जमीन पे हवन कुंड में आग जल रही थी, और वो तांत्रिक बाबा उस लाल और सफेद रंग के पाउडर से बने हुए रंगोली के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए थे। और तब वो अपनी आंखें मूंद कुछ देर तक मंत्रों को बुदबुदाते रहे। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा। वो लगभग आधे घंटे तक मंत्रों को बुदबुदाते रहे, और फिर अपने थैले से निकालकर कुछ सामग्रियां वहां हवन कुंड में डालना शुरू हो गए। वो फिर से आधे घंटे तक वैसे ही वो सामग्रियां धीरे धीरे कर उस हवन कुंड में डालते रहे। वो मंत्रों को बुदबुदाते रहे, और तब मैंने देखा वो तांत्रिक बाबा वहां जमीन पे वो जो 4 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी वो एक एक कर अपने हाथ में उठाने लगे थे, और वो इंसानी खोपड़ियों को अपने हाथ में पकड़
उस जलते हुए हवन कुंड के बिल्कुल बीचों बीच लेकर जाते। उसमें आग जल रही थी और वो तांत्रिक बाबा उस इंसानी खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़े उस जलते हुए आग के बिल्कुल बीचों बीच लेकर जाते। और वो लोटे का पानी जो मैं उस झरने से लेकर आया था, उस लोटे के पानी से इस इंसानी खोपड़ियों को नहलाना शुरू हो गए थे। वो एक एक कर ऐसे ही चारों इंसानी खोपड़ियों को नहलाए थे। और तब मैंने देखा था कि उस लोटे के पानी से उस हवन कुंड की आग बुझ नहीं रही थी। वो सभी इंसानी खोपड़ियों को नहलाने के बाद अपने काले रंग के थैले से एक चमचमाता हुआ बोतल को निकाला और उस बोतल के ढक्कन को खोल उसी हवन कुंड के पास रख दिया। और वो फिर से अपनी आंखें मूंद मंत्रों को बुदबुदाने लगा। वो कुछ देर तक मंत्रों को जाप करता रहा और तब मैंने देखा उस हवन कुंड से एक रोशनी सी निकली थी। ये चमकती हुई रोशनी थी जो उसके बोतल के अंदर समाई थी। और एक झटके में उस तांत्रिक बाबा ने उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया था और वो अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए थे। वो मुझसे कहने लगे, मेरी साधना पूरी हो चुकी है, चलो अब मैं तुम्हें वो नायाब तोहफा देता हूँ। मैं उस तांत्रिक बाबा से कह रहा था, वो रोशनी क्या थी बाबा जो आपकी बोतल में बंद है? तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, देखो मैं तुम्हें उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें वो तोहफा देता हूँ, तुम इस तोहफे को लेकर घर जाओ। वो मुझे अपने साथ लेकर वहीं शमशान के एक और बने उस छोटी सी झोपड़ी के पास आ गए। और तब वो मुझसे कहने लगे, तुम यहीं रुको, मैं झोपड़ी के अंदर से वो तोहफा लेकर आता हूँ। वो झोपड़ी के अंदर चले गए और उस झोपड़ी के अंदर से अपने हाथ में एक बड़े से संदूक को पकड़ मेरे पास आए थे। और तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ये लो, इस संदूक में है वो तोहफा, खोलो इसे, देखो इसमें है क्या। तब मैं भी उस संदूक को जमीन पर रख उस संदूक को खोला था और तब मैंने देखा उस संदूक में सोने के सिक्के भरे हुए थे और उन सिक्कों के ऊपर एक डायरी और एक कलम रखा हुआ था जो चमक रहे थे। और तब वो तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे, वो डायरी और उस कलम को निकालो, ये सिक्के उतने ज्यादा कीमती नहीं हैं जितने कीमती ये डायरी और ये कलम है। तुम्हें पता है ये डायरी और ये चमचमाता हुआ कलम तुम्हारे किस काम में आएगा? तब मैं भी उस तांत्रिक बाबा से कहने लगा, मुझे कैसे पता रहेगा, ये तो आप मुझे दे रहे हो ना। तब वो तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, देखो तुम इस डायरी और इस कलम की मदद से किसी के भी भूत और भविष्य को देख सकते हो, किसी के भी भूतकाल और भविष्य काल को देख सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो। तुम्हें पता है ये डायरी मुझे किसने दिया था? एक बेताल ने मुझे ये डायरी दिया था और तब से मैं इस डायरी को संभाल कर रखा था, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। देखो तुम इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। और हाँ, एक खास बात और, तुम्हें कभी भी किसी के भविष्य को नहीं देखना है। तुम्हें कभी भी इस डायरी की मदद से किसी के भी भविष्य को नहीं देखना है, क्योंकि हमें भविष्य ना ही पता हो तो ही अच्छा होता है। वो तांत्रिक बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन बाबा यार इस डायरी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो मुझे आता ही नहीं, आपने भी मुझे बताया ही नहीं। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, देखो तुम्हें सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम इस डायरी में लिखना है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। उसके बाद तुम्हें उस व्यक्ति के उस घटना के बारे में लिखना है जिस घटना के बारे में तुम जानना चाहते हो। अगर तुम भविष्य देखना चाहते हो तो तुम्हें कितने दिन बाद की जानकारी चाहिए वो तुम्हें इस डायरी में लिखना है। और फिर अपनी 5 उंगलियां उसी पन्ने पर रखना है जिस पन्ने में तुम उस व्यक्ति की सारी जानकारी लिखे हो। तुम्हें अपनी 5 उंगलियां उस पन्ने पर रख अपनी आंखें बंद कर उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, जिसकी जानकारी तुम इस पेज पे लिखे हो, इस पन्ने में लिखे हो। और फिर इतना करते ही तुम उस समय में पहुंच जाओगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम जब भी ऐसा करोगे तो किसी बंद कमरे में करना, वरना लोग सोचेंगे कि अचानक से देखते देखते ये इंसान गायब कहाँ हो गया। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी समझ गया था। मैं बाबा से कहने लगा था, मतलब कि ये डायरी एक तरह से टाइम मशीन है। तो बाबा का कहना था, हाँ तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो। जाओ, सुबह के लगभग 4 बजने को हैं, तुम भी अपने घर जाओ। अब मैं भी उस बड़े से संदूक को उठाया और चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ चला। मैं अपने घर पहुंचा और तब पिताजी कहने लगे थे,
बेटा कैसा दोस्त है तेरा, तुझे तो रात में ही भगा दिया। आज पूरी रात उसके घर पे ही रुक जाता तो क्या होता, रात में आने की क्या जरूरत थी, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। तब मैं उनसे कहने लगा था, पिताजी मैं आपको सच बताऊं तो मैं किसी दोस्त के यहाँ नहीं गया था, बल्कि मैं कहीं और गया था। तब पिताजी कहने लगे थे, क्या मतलब कि तूने मुझे झूठ बोला। तब मैं भी पिताजी को समझाते हुए कहने लगा, पिताजी आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, इस बड़े से संदूक में क्या है ये तो जान लीजिए। तो पिताजी का कहना था, ठीक है बताओ क्या कहना चाहते हो। तब मैं भी उन्हें सारी घटना बताया, लेकिन मेरे पिताजी मेरी इन सभी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनका कहना था, क्या सच में चमकते हुए फूलों का पहाड़ था, मतलब मेरे दादाजी जो मुझे कहानियां सुनाया करते थे वो सच थी। तब मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ देखिए इस संदूक में सोने हैं, सोने के सिक्के हैं, और आप यकीन मानिए हमें सोने के सिक्के के बदले करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, हम इस सोने के सिक्के के बदले करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तब पिताजी भी उस सोने के सिक्के को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन पिताजी मुझे डांट लगाते हुए कह रहे थे, देखो आगे से कहीं भी जाना लेकिन मुझे बता कर जाना, तुम मुझे ये बात पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। तब मैं पिताजी से बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा था, पिताजी झूठ मत बोलिए, आप यकीनन रोक लेते। तब पिताजी कहने लगे थे, अरे नहीं रोकता। फिर ऐसे ही हम कुछ देर तक बातें करते रहे और सुबह के लगभग 8 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, क्या करूं, इस डायरी की मदद से किसी के बारे में जानकर देखूं क्या। नहीं, अभी दिन का समय है, रात के वक्त मैं रात के वक्त अपने बंद कमरे में इस डायरी की मदद से किसी के बारे में जानकर देखूंगा। मैं अपने दादाजी के बारे में जानूंगा कि आखिर मेरे दादाजी की मौत कैसे हुई थी। सभी गांव वालों का कहना है कि उस बरगद के पेड़ की चुड़ैल ने मेरे दादाजी की जान ली है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। मैं अपने दादाजी के बारे में जानूंगा, लेकिन अभी नहीं। रात के वक्त मुझे नींद भी आना शुरू हो गई थी क्योंकि मैं पूरी रात जगा ही था। मैं वहीं अपने बेड पर लेट गया और मैं उस डायरी को वहीं अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। मेरी नींद खुली शाम के लगभग 6 बजे के करीब। मैं जगते ही फटाफट फ्रेश हो गया, शाम का खाना खाया और फिर से इसी कमरे में आ गया। मैं कमरे के दरवाजे को बंद कर अंदर से कुंडी लगाकर वहीं बेड पर बैठ गया। उस डायरी को निकाला और अब उस सुनहरे से कलम को जो थोड़ी थोड़ी चमक रही थी, उस कलम को पकड़ सोचने लगा। दादाजी के बारे में जानता हूं। मैं अपने दादाजी का नाम लिखा और उसके नीचे ही मैंने वहां लिखा कि मेरे दादाजी की मौत कैसे हुई थी। फिर मैं उसी पन्ने पे अपने 5 उंगलियों को रख अपने दादाजी के बारे में सोचने लगा, अपने दादाजी की छवि को याद करने लगा। और फिर देखते ही देखते मुझे एक झटका सा लगा था। मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी और ही जगह पे खड़ा था। ये जगह जानी पहचानी सी लग रही थी और तब मुझे याद आया कि ये तो मेरा फार्म हाउस है जहां पे मेरे दादाजी रहा करते थे। उस समय ये फार्म हाउस ऐसा ही तो दिखता था। अभी भले ही इस फार्म हाउस का रंग पेंट उजड़ चुका है, लेकिन उस समय ये फार्म हाउस बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। उस फार्म हाउस के अंदर एक लाइट जल रही थी। अब मैं भी चलता हुआ उस फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगा। उस फार्म हाउस का दरवाजा बंद था। मैं सोचने लगा, क्या करूं, इस दरवाजे पे हाथ मारूं क्या, इस दरवाजे को खोलने के लिए कहूं। मैं जैसे ही अपना हाथ उस दरवाजे पे रखा था, मेरा हाथ उस दरवाजे के आर पार हो रहा था और मैं समझ गया था, मतलब कि मैं दीवारों के आर पार भी जा सकता हूं। मैं उस दरवाजे को पार कर फार्म हाउस के अंदर पहुंचा और तब मैंने देखा वहां फार्म हाउस के अंदर मेरे दादाजी थे, जो एक बीड़ी को फूंकते हुए फार्म हाउस के अंदर चक्कर लगा रहे थे। वो बार बार इधर उधर घूमते हुए बीड़ी को फूंकते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे परेशान है, उन्हें किसी बात की टेंशन है। और तभी कुछ देर बाद ही मेरे दादाजी उस फार्म हाउस से बाहर निकल चुके थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया और तब मैंने देखा कि मेरे दादाजी उसी बरगद के पेड़ की ओर बढ़े जा रहे थे, जिस बरगद के पेड़ के बारे में गांव वालों का कहना है कि उस बरगद के पेड़ पे चुड़ैलों का निवास है। मेरे दादाजी उसी बरगद के पेड़ की ओर बढ़े जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता गया। और आप यकीन मानिए, जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा था, ये पेड़ इतना ज्यादा देखने में भयानक था
कि अगर रात के वक्त यहाँ पे कोई भी इंसान गलती से भी आ जाए तो डर के मारे उसकी हालत पतली हो जाएगी। यहाँ इस बरगद की ये मोटी मोटी लंबी बेलें जो जमीन को छू रही थी, इस बरगद के पेड़ में ये बेलें इतनी ज्यादा थी कि इन बेलों को पार करके बरगद के तने तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं सकता था। मैं वहीं अपने दादाजी के पास खड़ा रहा। मेरे दादाजी अपने जेब से एक बीड़ी को निकाले और उसमें आग जलाकर उसे फूंकते हुए किसी को बुलाने लगे थे। वो आवाजें लगाकर किसी को बुला रहे थे और तब मैंने देखा उस बरगद के पेड़ से सरसराहट की आवाजें आना शुरू हो गई थी। ये सरसराहट की आवाजें इतनी तेज थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। और फिर देखते ही देखते मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहां पेड़ के तने से छिपकली के जैसा रेंगते हुए कई सारी चुड़ैलें जो उस बरगद के पेड़ से नीचे आ रही थी, कई चुड़ैलें जो उस बरगद के पेड़ के बेलों के सहारे झूलते हुए नीचे आई थी। और वहां सभी की सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गई थी। सभी चुड़ैलें की आंखें जो पीले रंग की चमक रही थी, उसके खुले हुए बाल वो देखने में इतने ज्यादा भयानक थे कि मैं अपने दिल की धड़कन पे काबू नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे दादाजी को डर नहीं लगता। मेरे दादाजी वहां चुड़ैलों के सामने खड़ा बीड़ी फूके जा रहे थे और वो चुड़ैलें मेरे दादाजी के ऊपर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो चुड़ैलें मेरे दादाजी से कहने लगी, खाली हाथ आए हो? आज खाली हाथ आए हो? क्या तुम्हें मरना है? तब मेरे दादाजी बीड़ी फूकते हुए कहने लगे, देखो तुमने कहा था ना कि तुम्हें लाश चाहिए, मुर्दा लाश की मांस खाना है। मैं एक लाश का बंदोबस्त कर पाया हूं। मैं एक हॉस्पिटल से लाश को लेकर आया हूं, लेकिन वो मेरे फार्म हाउस के पास पड़ा है। वो लाश बहुत ही ज्यादा भारी थी, जिस कारण मैं उसे उठाकर यहाँ पे नहीं ला सकता था। अगर तुम लोगों को मांस खाना है तो तुम्हें मेरे साथ फार्म हाउस के पास चलना होगा। मेरे दादाजी उन चुड़ैलों से ऐसा कह रहे थे और तब एक चुड़ैल मेरे दादाजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगी थी, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम इस बरगद के पेड़ के पास से कहीं नहीं जा सकते? अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हें उस लाश को यहाँ पे लाना ही होगा। चाहे तुम जैसे भी लाओ, तुम्हें उस लाश को यहाँ पे लाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो चुड़ैलें मेरे दादाजी से ऐसा कह रही थी और तब मेरे दादाजी उस बरगद के पेड़ के पास से चलते हुए इस फार्म हाउस के पास आ गए थे। मेरे दादाजी इस फार्म हाउस के पीछे चले गए और तब मैंने देखा वहां एक ताबूत में एक लाश रखा हुआ था और मेरे दादाजी उस लाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल से उस लाश को मेरे दादाजी उठा पाए थे और किसी तरह से उस लाश को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। और फिर वो सभी चुड़ैलें उस लाश के ऊपर टूट पड़ी थी। वो नोच नोच कर उस लाश को खा रही थी, चपड़ चपड़ करके वो मांस खा रही थी और मैं अपने दादाजी के पास खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे दादाजी भी वो भी वहीं चुड़ैलों के पास खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे उनका ये हर रोज का काम हो। मैं कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहा। वो सभी चुड़ैलें उस लाश को नोच नोच कर खा गई, बस हड्डियों का ढांचा बचा था। और तब वो चुड़ैलें एक एक कर मेरे दादाजी के पास आने लगी। वो मेरे दादाजी के हाथ में कुछ दे रही थी और मैं चलता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंचा। तब मैंने देखा कि वो चुड़ैलें मेरे दादाजी को एक एक सोने का सिक्का दे रही थी। वहां 8 चुड़ैलें थी और सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी को एक एक सोने का सिक्का दी थी। और तब मैं समझ गया था कि मेरे दादाजी ये सब क्यों किया करते हैं। आखिर मेरे गांव में सबसे बड़ा घर मेरा क्यों है? मेरे दादाजी इतने आलीशान घर कैसे बनवा पाए थे? सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी को एक एक सोने का सिक्का देकर उसी पेड़ पर चढ़ना शुरू हो गई थी। और तब वो सभी चुड़ैलें पेड़ के ऊपर चढ़ मेरे दादाजी से कहने लगी थी, देखो मुझे कल जिंदा इंसानी मांस चाहिए, और वो भी नरम कोमल जिंदा इंसानी मांस। मैंने इस बरगद के पेड़ के ऊपर से देखा है, तुम्हारे फार्म हाउस में कोई बच्चा आया करता है। वो बच्चा बहुत ही कोमल है, मुझे उस बच्चे का मांस खाना है। देखो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें उस बच्चे का मांस मेरे पास लाना ही होगा। मैं उस बच्चे को खाना चाहती हूँ। वो चुड़ैलें ऐसा कह रही थी और मेरे दादाजी काफी ज्यादा डरे हुए थे।
वो उन चुड़ैलों के आगे अपना हाथ जोड़ते हुए कहने लगे थे, देखो तुम लाश खाने की जिद कर रही थी, मैं तुम लोगों के लिए लाश लेकर आया, लेकिन वो बच्चा मेरा पोता है, मैं उसे तुम्हें खाने नहीं दे सकता। मेरे दादाजी मेरे बारे में बात कर रहे थे और तब मुझे भी याद आया, सच में मैं जिद करके बचपन में कभी कभार अपने दादाजी के साथ फार्म हाउस आया करता था। मेरे दादाजी मुझे बार बार मना किया करते थे यहाँ फार्म हाउस में आने से, लेकिन मैं ही था जो जिद करके दादाजी के साथ फार्म हाउस में आया करता था। और ये चुड़ैलें मुझे खाना चाहती थी, बचपन के दिनों में मुझे खाना चाहती थी। वहां मेरे दादाजी उन चुड़ैलों के आगे अपना हाथ जोड़ खड़ा थे। वो बार बार जिद किए जा रहे थे कि तुम अपना ये जिद छोड़ दो, मेरे पोते को खाने का जिद छोड़ दो, कुछ और मांगो, मैं तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। लेकिन वो चुड़ैलें कुछ देर तक बेलों में झूलती रही, मेरे दादाजी की ओर घूरती रही, और अचानक से देखते देखते सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी के ऊपर कूद चुकी थी। वो मेरे दादाजी के ऊपर झपट्टा मार चुकी थी और मेरे दादाजी जमीन पे गिर चुके थे। वो सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी के पेट में अपना अपना नाखून घुसा चुकी थी और वो मेरे दादाजी से कहने लगी, मुझे पता है कि तुम अगर यहां से एक बार बचकर चले जाते तो तुम दोबारा इस बरगद के पेड़ के पास कभी आते ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा पोता जो मांग लिया। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आते, इसलिए मैं आज तुम्हारा एक खून पी लेती हूँ, ताजे ताजे गर्म खून है। सभी चुड़ैलें अपना अपना दांत मेरे दादाजी के शरीर में गड़ा चुकी थी और मेरे दादाजी वहां जमीन पे पड़े तड़प रहे थे। मैं उन चुड़ैलों को भगाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे मुक्के से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उन चुड़ैलों के शरीर से आर पार हो जा रहा था, क्योंकि मैं भूतकाल में था। वहां सभी चुड़ैलें देखते ही देखते मेरे दादाजी के शरीर से पूरे खून चूस चुकी थी। वो मेरे दादाजी के मांस को नहीं खाई, क्योंकि शायद उसका पेट भर चुका होगा। वो पहले एक लाश खाई थी, हो सकता है उस लाश से उन चुड़ैलों का पेट भर गया होगा। वो सभी चुड़ैलें मेरे दादाजी के शरीर से खून को चूसकर फिर से उसी बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। फिर से उस बरगद के पेड़ से सरसराहट की आवाज आई थी और अचानक से मुझे काफी तेज झटका लगा। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था। वहां मेरे सामने वही डायरी रखी हुई थी और मैं समझ गया था कि मैं भूतकाल से वापस आ चुका हूं। मेरे दादाजी की मौत कैसे हुई थी मैं ये भी जान चुका था कि उन चुड़ैलों ने ही मेरे दादाजी की जान ली है। मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे बचाने के बदले अपनी जान को कुर्बान किए थे। मैं अब उन चुड़ैलों से बदला लेना चाहता था, लेकिन कैसे? आखिर उन चुड़ैलों से बदला कैसे लिया जा सकता है? तभी मुझे याद आया, वो तांत्रिक बाबा यकीनन मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। मुझे एक बार उस तांत्रिक बाबा से मिलना होगा। कल सुबह होते ही मैं उस तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा, उन्हें ये सारी घटना बताऊंगा। यकीनन उन चुड़ैलों को नष्ट करने के लिए उनके पास कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। मैं यही सोचकर सो गया और सुबह हुई। सुबह होते ही मैं फिर से उसी पहाड़ की ओर बढ़ चला था। मैं चलता हुआ उसी शमशान में पहुंचा और तब मैंने देखा वो तांत्रिक बाबा वहीं उस छोटी सी झोपड़ी में लेटे हुए थे। उनका शरीर पूरी तरह से राख में लिपटा हुआ था और तब वो बाबा मुझे देखते ही कहने लगे, आओ आओ, क्या बात है बताओ। तब मैं भी उनसे कहने लगा, बाबा मुझे कैसे भी करके उन चुड़ैलों को नष्ट करना है। मैं तांत्रिक बाबा को सारी घटना बताया और तब तांत्रिक बाबा भी कहने लगे थे, उन चुड़ैलों को बच्चे का मांस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। कोई बात नहीं, बच्चे का मांस ही उन चुड़ैलों का अंत का कारण बनेगा। आओ आओ मेरे साथ। वो तांत्रिक बाबा मुझे अपने साथ लेकर शमशान के कोने में आ गए थे और तब वो मुझे एक जगह पर खोदने को कहने लगे। वो मुझसे कहने लगे, यहाँ पे जमीन को खोदो, यहाँ पे आज ही एक बच्चे को दफनाया गया है। फिर मैं भी वहां एक फावड़े से जमीन को खोदना शुरू हो गया। जमीन को खोदने के बाद सच में वहां एक बच्चे का लाश था। मैं उस लाश को बाहर निकाल लिया और तब वो तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे, इस लाश को उठाकर मेरे साथ आओ। फिर मैं भी वो लाश उठाकर तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। वो तांत्रिक बाबा उसी झोपड़ी में आए थे और मैं भी उस झोपड़ी में आकर उस लाश को वहीं जमीन पर रख दिया। तब वो तांत्रिक बाबा अपने एक लोटे में जल को लेकर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगे और फिर वो लोटा मुझे देते हुए कहने लगे, ये लो,
इसमें अभिमंत्रित किया हुआ जल है। इस बच्चे की लाश को लेकर तुम उसी बरगद के पेड़ के पास जाओ जिस बरगद के पेड़ पे चुड़ैलों का निवास है। तुम इस बच्चे की लाश को वहीं जमीन पर रख देना और तब वो चुड़ैलें इस बच्चे की लाश को खाने के लिए उस बरगद के पेड़ से नीचे आएगी और फिर उस बच्चे की लाश को खाने लगेगी। लेकिन तुम्हें उसी वक्त इस लोटे का पानी उस बच्चे के शरीर पर डालना है। वो चुड़ैलें बच्चे का मांस खाने में व्यस्त रहेगी, जिस कारण उसे ये तक समझ नहीं आएगा कि उस बच्चे के सिर पे वो जो पानी डाला गया है वो क्यों डाला गया है। वो सभी चुड़ैलें बच्चे का मांस खाएगी और फिर वो पानी उसके मुंह में जाते ही सभी चुड़ैलें जलना शुरू हो जाएगी। यकीन मानो वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन बाबा इस बच्चे के सिर पे अभी ये पानी डाल देता हूँ, उसके बाद इस बच्चे के लाश को वहां पे लेकर जाता हूँ। तब वो बाबा कहने लगे, नहीं, तब तक इस बच्चे के शरीर से ये पानी सूख जाएगा, इसलिए तुम्हें उसी वक्त इस बच्चे के लाश पे ये अभिमंत्रित किया हुआ जल डालना है जिस समय पे वो चुड़ैल इस बच्चे का मांस खा रही होगी। तुम्हारे पास वो लोकेट तो है ही, वो लोकेट जब तक तुम्हारे गले में है तब तक वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जाओ। वो तांत्रिक बाबा इतना बोलकर फिर से वहीं कुटिया के अंदर उस झोपड़ी के अंदर जमीन पे लेट गए थे और मैं उस बच्चे की लाश को कंधे पर उठा अपने हाथ में उस लोटे को पकड़ उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ चला। मैं चलता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि जब तक मेरे गले में ये लोकेट है तब तक वो चुड़ैल मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं वहीं जमीन पर उस बच्चे की लाश को रख दिया और मुझे पूरा यकीन था कि वो चुड़ैल इस लाश को खाने के लिए जरूर आएगी। मैं उस लोटे का पानी, वो अभिमंत्रित किया हुआ पानी, उस बच्चे के शरीर पे उड़ेल दिया। उस बच्चे का शरीर पूरा उस पानी से भीग चुका था और तब मैं चलता हुआ उस बरगद के पेड़ से काफी दूरी पर आकर खड़ा हो गया था और मैं उसी लाश को देख रहा था कि क्या वो चुड़ैल आती है या फिर नहीं। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी उस बरगद के पेड़ से सरसराहट की आवाज आना शुरू हो गई थी और मैं समझ गया था वो चुड़ैल नीचे आ रही है। और तभी मैंने देखा वहां सभी चुड़ैल रेंगते हुए, छिपकली की तरह रेंगते हुए उस बरगद के पेड़ से नीचे उतरी थी और सभी चुड़ैल उस बच्चे की लाश पे टूट पड़ी थी। वहां 8 की 8 चुड़ैल उस बच्चे की लाश को नोच नोच कर खा रही थी और कुछ देर तक ऐसे ही वो चुड़ैल उस बच्चे की लाश को नोच नोच कर खाती रही और कुछ ही देर बाद वहां सभी चुड़ैल इधर उधर भागना शुरू हो गई थी। पता नहीं उसे कुछ तो हो रहा था, वो सभी चुड़ैल इधर उधर भाग रही थी और फिर देखते ही देखते उन चुड़ैलों का शरीर आग की तरह जलना शुरू हो गया था। उसके शरीर में आग लग चुकी थी और सभी चुड़ैलें इधर उधर भाग रही थी। कई चुड़ैलें जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी और कई चुड़ैलें जो उस बरगद के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो बेलों से लिपटे हुए बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उन बरगद के बेलों में भी आग लग चुकी थी और फिर देखते ही देखते वो पूरा का पूरा बरगद का पेड़ धू धू करके जलना शुरू हो गया था। उस बरगद के पेड़ से धुएं उठने लगे थे और मैं अपनी आंखों से देख पाया था वो चुड़ैलें जो राख के ढेर में बदलती जा रही थी। वो चुड़ैलें जो बेलों के सहारे उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था उन चुड़ैलों को राख के ढेर में बदलते हुए और देखते ही देखते सभी चुड़ैलें राख के ढेर में बदल चुकी थी। वो बरगद का पेड़ धू धू कर जलता जा रहा था और तब मैं समझ गया इन चुड़ैलों का अंत हो चुका है। मैं अब उस बरगद के पेड़ के पास रुकना नहीं चाहता था। मैं अपने दादाजी का बदला ले चुका था और मैं चलता हुआ अपने घर आ गया। मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे, वहां खेतों की तरफ ये इतने धुएं कहां से उठ रहे हैं? तो मैं भी उनसे कह दिया, हो सकता है किसी पेड़ में आग लगी होगी, इसी कारण ये धुएं उठ रहे हैं। तब मेरे पिताजी कहने लगे थे, लेकिन पेड़ों में आग कैसे लग सकती है, किसने लगाया होगा? तब मैं भी उनसे कह दिया, हो सकता है किसी कारणवश लग गया होगा। मैं इतना बोलते हुए अपने कमरे में चला आया और वहां उस डायरी को मैं संभाल कर एक बड़े से संदूक में रख दिया। जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ेगी, जब भी मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मुझे इस डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं इस डायरी का इस्तेमाल जरूर करूंगा।